जॉर्ज ओवेल का 1984 एक ऐसा उपन्यास है जो आधुनिक समाज के लिए एक गहरी चेतावनी है। इस डायस्टोपियन कथा में ओवेल ने एक ऐसी सरकार का चित्रण किया है जो अपने नागरिकों पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। इस दुनिया में सच्चाई का कोई अस्तित्व नहीं है और व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लिया गया है। इस उपन्यास को 1949 में प्रकाशित किया गया था, लेकिन आज भी यह बेहद प्रासंगिक है। ओवेल ने इस उपन्यास के माध्यम से सरकारी निगरानी, सूचना का नियंत्रण और नागरिकों की स्वतंत्रता के खतरों को उजागर किया है। यह उपन्यास 3 भागों में विभाजित है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और पूरी कहानी को एक तार्त में देते हैं। भाग 1, सत्ता का प्रारंभिक प्रभाव। 1.1 ओशियानिया का परिचय। उपन्यास एक ऐसी दुनिया में शुरू होता है जहां संसार को 3 बड़े राष्ट्रों ओशियानिया, यूरासिया और ईस्ट एशिया में बांटा गया है। इन तीनों राष्ट्रों के बीच लगातार युद्ध चल रहा है, लेकिन यह युद्ध वास्तविक नहीं है। यह बस एक ऐसा तंत्र है जिससे नागरिकों को भय और अनिश्चितता में रखा जाता है। ओशियानिया में हर घर में टेलीस्क्रीन्स लगे हुए हैं जो नागरिकों की हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। ये टेलीस्क्रीन सिर्फ नजर रखने के लिए नहीं, बल्कि नागरिकों को पार्टी के आदर्शों का प्रचार भी करते हैं। बिग ब्रदर का चेहरा हर जगह दिखाई देता है और वह हर व्यक्ति को यह समझाता है कि बिग ब्रदर आपको देख रहा है। बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। 1.2 Winston का परिचय। विंस्टन स्मिथ उपन्यास का मुख्य पात्र है। वह ओशियानिया में एक छोटा सा नागरिक है जो सच्चाई मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ में काम करता है। उसका काम पुराने इतिहास को बदलना है ताकि यह पार्टी के झूठ के साथ मेल खाए। उदाहरण के लिए, अगर पार्टी ने पहले कहा था कि यूरासिया ओशियानिया का दुश्मन है, लेकिन अब यह बदल गया है, तो विंस्टन को सभी पुराने रिकॉर्ड्स को बदलना होता है। विंस्टन अंदर से विद्रोही है। वह पार्टी के खिलाफ विद्रोह करने की सोचता है, लेकिन वह इसके डर से बांधा रहता है। वह जानता है कि अगर उसे पकड़ा गया तो उसे यातना दी जाएगी और उसे मार दिया जाएगा। 1.3 आंतरिक संघर्ष। विंस्टन के अंदर एक गहरा संघर्ष चल रहा है। वह बिग ब्रदर और पार्टी के खिलाफ विद्रोह करना चाहता है, लेकिन उसे डर लगता है कि अगर वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ लिया जाएगा। वह अपने विचारों को एक डायरी में लिखता है जो पार्टी के खिलाफ एक छोटा सा विद्रोह है। वह जानता है कि अगर यह डायरी किसी को पता चली तो उसे यातना दी जाएगी। 1.4 जूलिया का परिचय। विंस्टन के जीवन में जूलिया नामक एक महिला आती है। वह बाहरी रूप से पार्टी का समर्थन करती है, लेकिन अंदर से विद्रोही है। विंस्टन और जूलिया के बीच एक गुप्त प्रेम संबंध बनता है। वे एक दूसरे के साथ गुप्त रूप से मिलने लगते हैं और वे बिग ब्रदर के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाने लगते हैं। 1.5 भाग 1 का अंत। भाग 1 का अंत तब होता है जब विंस्टन और जूलिया एक दूसरे के साथ गुप्त रूप से मिलने लगते हैं और वे बिग ब्रदर के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाने लगते हैं। वे एक गुप्त कमरे में मिलते हैं जहां उन्हें लगता है कि वे स्वतंत्र हैं। भाग 2, विद्रोह और प्रेम, विस्तृत संस्करण। 2.1 ओर्जुलिया का प्रेम, एक गुप्त संबंध। भाग 2 में विंस्टन और जूलिया के बीच प्रेम और भी गहरा होता जाता है। जूलिया, जो बाहरी रूप से पार्टी का समर्थन करती है, अंदर से एक विद्रोही है। वह विंस्टन को एक छोटा सा नोट देती है जिसमें लिखा होता है, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यह नोट विंस्टन के लिए एक ऐसा पल है जो उसे आशा दिलाता है कि वह अकेला नहीं है। उनका पहला मिलन एक खुले मैदान में होता है जहां वे अपने आसपास के लोगों को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। विंस्टन के लिए यह एक ऐसा अनुभव है जो उसे अपने अतीत की यादों से जोड़ता है। वह अपने पिता और माता के प्रेम की यादें याद करता है जो पार्टी के नियंत्रण के कारण खो गई थीं। जूलिया, इसके विपरीत, एक ऐसी महिला है जो अपने शारीरिक और भावनात्मक आनंद को जीने के लिए तैयार है। 2.2 गुप्त कमरा, स्वतंत्रता का झूठा एहसास। जूलिया और विंस्टन के संबंध बढ़ते जाते हैं
और वे एक गुप्त कमरे में मिलने लगते हैं। यह कमरा एक ऐसी जगह है जहां टेलीस्क्रीन नहीं है और वे यह महसूस करते हैं कि वे बिग ब्रदर के नियंत्रण से बाहर है। यह कमरा उनके लिए एक आश्रय है जहां वे अपने प्रेम को जी सकते हैं। इस कमरे में विनस्टन और जूलिया अपने भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं। विनस्टन को यह महसूस होता है कि वे बिग ब्रदर के खिलाफ एक विद्रोह की योजना बना सकते हैं। वह सोचता है कि अगर वे पर्याप्त लोगों को अपनी ओर खींच सकते हैं तो वे पार्टी को हरा सकते हैं। 2.3 ब्रांड का आरन एक आवास योगी विनस्टन और जूलिया ओब्रायन से मिलते हैं, जो एक उच्च स्तरीय पार्टी सदस्य है। ओब्रायन उन्हें बताता है कि वे ब्रदरहुड नामक एक विद्रोही संगठन का हिस्सा बन सकते हैं। विनस्टन और जूलिया इस बात से खुश होते हैं और वे ब्रदरहुड का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। ओब्रायन उन्हें एक पुस्तक देता है जिसे उन्हें लगता है कि यह ब्रदरहुड के लिए एक मार्गदर्शिका है। विनस्टन इस पुस्तक को पढ़ता है और उसे पार्टी के कामकाज को समझने में मदद मिलती है। यह पुस्तक उसे बताती है कि पार्टी कैसे अपने नागरिकों को नियंत्रित करती है और उनकी सोच को बदलती है। 2.4 थॉट पुलिस का हमला, गुप्त कमरे का अंत। भाग 2 का अंत तब होता है जब थॉट पुलिस द्वारा विनस्टन और जूलिया को पकड़ लिया जाता है। उनके गुप्त कमरे में छापा मारा जाता है और उन्हें लव डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लव, में बंद कर दिया जाता है। विनस्टन को पता चलता है कि ओब्रायन उनका दुश्मन था और वह पार्टी का हिस्सा है। जूलिया को भी पकड़ लिया जाता है और विनस्टन को लगता है कि उनका संबंध समाप्त हो गया है। विनस्टन का मन टूट जाता है और वह अपने आप को अकेला महसूस करता है। भाग 3 नियंत्रण और पूर्ण विनाश विस्तृत संस्करण। 3.1 लव डिपार्टमेंट में यातना, मनोवैज्ञानिक नियंत्रण। भाग 3 में विनस्टन को लव डिपार्टमेंट में बंद कर दिया जाता है। यहाँ उसे ओब्रायन द्वारा यातना दी जाती है। ओब्रायन उसे सिखाता है कि कैसे सच्चाई को झूठ माना जाए और झूठ को सच्चाई माना जाए। ओब्रायन विनस्टन को यह समझाता है कि पार्टी का लक्ष्य सिर्फ नियंत्रण नहीं है, बल्कि व्यक्ति की सोच को पूरी तरह से बदलना है। ओब्रायन विनस्टन को एक मशीन से जोड़ता है जो उसे यातना देती है। विनस्टन को यह सिखाया जाता है कि 2 और 2 4 नहीं होते, बल्कि 5 होते हैं। यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक अभ्यास है जो विनस्टन को पार्टी के आदर्शों को स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है। 3.2 अंतिम डर। विनस्टन का सबसे बड़ा डर चूहे है। उसे रूम 101 में ले जाया जाता है, जहां उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ता है। रूम 101 में विनस्टन को एक चूहों का केज दिखाया जाता है जो उसके चेहरे पर लगाया जाने वाला है। विनस्टन को इस बात का एहसास होता है कि वह अपने डर को नहीं सह सकता। विनस्टन अपनी प्रेमिका जूलिया को बदले में देने के लिए तैयार हो जाता है। वह चिल्लाता है, डू इट जूलिया, डू इट जूलिया, इसे जूलिया पर करो, इसे जूलिया पर करो। यह एक ऐसा पल है जो विनस्टन के व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदल देता है। 3.3 अंतिम विधि। अंत में विनस्टन पूरी तरह से टूट जाता है। वह अब बिग ब्रदर का समर्थक हो जाता है और अपने पहले के विद्रोही विचारों को भूल जाता है। विनस्टन का मन पूरी तरह से पार्टी के नियंत्रण में आ जाता है। उसका अंतिम विचार है, ही लव्ड बिग ब्रदर, उसे बिग ब्रदर से प्यार हो गया। यह एक ऐसा पल है जो विनस्टन के विनाश को दर्शाता है। वह अब अपनी स्वतंत्रता और मानवता को खो चुका है। 3.4 अंतिम संदेश, सत्ता का अंतिम विजय। 1984 का अंत एक दुखद और दमनकारी संदेश देता है। यह दर्शाता है कि कैसे एक व्यक्ति की स्वतंत्रता और मानवता को पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है। विनस्टन का विनाश एक ऐसा उदाहरण है जो हमें यह सिखाता है कि सत्ता कैसे अपने नागरिकों को नियंत्रित करती है। अंतिम वाक्य। 1984 एक ऐसा उपन्यास है जो हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपनी स्वतंत्रता का मूल्य समझना चाहिए और उसकी रक्षा के लिए लड़ना चाहिए। निष्कर्ष, 1984 एक ऐसा उपन्यास है जो हमें एक ऐसी दुनिया का झांकी दिखाता है जहां सत्ता और नियंत्रण की कोई सीमा नहीं है।
यह उपन्यास आज की दुनिया में भी प्रासंगिक है, जहां निगरानी और डिजिटल नियंत्रण का खतरा बढ़ता जा रहा है।